वेलकम टू पार्ट टू ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो पार्ट वन के अंदर अपन ने देखा था कि कैसे फ्रेडरिक सोरू ने अपने पेंटिंग के अंदर बताया था कि नेशनलिज्म की भावना जो उस समय यूरोपियंस के अंदर आई थी वो सब अपन ने पार्ट वन के अंदर देखा था। नाउ वी मूव ऑन टू द पार्ट टू एंड सी हाउ द फ्रेंच रेवोल्यूशन gave the idea of the nation। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो अपन ने क्लास 9th के अंदर स्टडी किया है उससे किस तरह का नेशन का एक आइडिया निकल करके आया जो फ्रेंच रेवोल्यूशन अपने 1789 के अंदर हुआ था। तो देखते द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म वाज एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो क्लियर एक्सप्रेशन, बिल्कुल क्लियरिटी एक्सप्रेशन की भाई किस तरह का क्लियर बिल्कुल साफ एक्सप्रेशन कि नेशनलिज्म वो चीज़ जो है नेशनलिज्म की राष्ट्रीयता की वो निकल करके फ्रेंच रेवोल्यूशन से बिल्कुल साफ तरीके से सामने आए। फ्रेंच रेवोल्यूशन लेड to the transfer of sovereignty from the monarchy to a body of French citizen। तो सामने अपन ने देखा था फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर मोनार्की रिमूव कर दी गई, सोवरेनिटी स्टैब्लिश की गई और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनी नेशनल असेंबली सिटीजन्स के लिए। अब यही जो नेशनल असेंबली है और जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसी के बेस के ऊपर पूरी कंट्री को चलना है। रूलर खत्म हो गया, मोनार्की सिस्टम खत्म हो गया, नेशनल असेंबली क्रिएट हो गई, कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। तो ये क्या हो गया, अब ये कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ वर्क करेगा, ये नेशनल असेंबली कहाँ वर्क करेगी, उसी डिफाइंड टेरिटरी के अंदर जो फ्रांस की टेरिटरी है वहाँ पर। Steps were taken by French revolutionaries to create a sense of collective identity। अब जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज थे, फ्रेंच क्रांतिकारी थे, उनका पहला स्टेप क्या था कि जितने भी फ्रेंच पीपल हैं उन सब की क्या है कलेक्टिव आइडेंटिटी, मींस सेम आइडेंटिटी। द आइडिया ऑफ ले पार्टे यानी कि फादरलैंड एंड द आइडिया ऑफ ला सिटोयन दैट इज सिटीजन। तो अब आइडिया क्या है, फादरलैंड जो टेरिटरी है ये मेरा फादरलैंड है और मैं इसका क्या हूँ नागरिक हूँ, सिटीजन। अ न्यू फ्रेंच फ्लैग दैट इज ऑफ द ट्राई कलर वॉज रिप्लेस्ड बाय द रॉयल न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राई कलर रिप्लेस्ड फॉर्मर रॉयल फ्लैग। यानी कि जो पहले रॉयल फ्लैग था, जो मोनार्की का, जो राजा का जो रॉयल फ्लैग था, उसको अब रिप्लेस कर दिया। किसने कर दिया रिप्लेस, एक नए फ्रेंच फ्लैग ने, एक न्यू ट्राई कलर फ्लैग जो वहाँ के नेशनल असेंबली ने बनाया या वहाँ के लोगों ने उसको बनाया और उसको अपनाया। तो एक नया फ्लैग, और वो फ्लैग क्या है अब पूरे फ्रांस को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। खाली उस रूलर को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, पूरे फ्रेंच सिटीजन्स को वो रिप्रेजेंट करेगा। न्यू हिम्स वर कंपोज्ड, ओथ्स टेकन एंड मार्टियर्स कमेमोरेटेड। मींस शपथ लेना शुरू हुआ कि भाई हम सब इस देश के सिटीजन्स हैं, हमारे को इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन संविधान मंजूर है, लाइक दैट। नए नए गाने कंपोज किए गए, पेट्रियोटिक हिम्स कंपोज किए गए एंड जो शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि वगैरह देना शुरू हुआ। ये सारी चीज़ें अब क्या है स्टार्ट। अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड वेयर यूनिफॉर्म लॉ वाज प्रोसेस्ड। अब एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, यानी कि जैसे अपन देखते हैं अपने देश के अंदर एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है जहाँ से क्या सारी लॉज वगैरह
अपने पार्लियामेंट से बनती है। इसी तरह क्या है कि वहाँ पे भी एक सेंट्रलाइज सिस्टम शुरू हुआ और पूरे देश के अंदर एक यूनिफॉर्म लॉ बनी। यूनिफॉर्म लॉ मीन्स पूरे देश में एक समान कानून। ऐसा नहीं है कि फ्रांस के वेस्ट के अंदर कोई और कानून है, फ्रांस के ईस्ट के अंदर और कोई कानून है, फ्रांस के साउथ के अंदर कोई और कानून है, ऐसा नहीं। सब जगह क्या है, एक ही कानून। एंड सिमिलरली सेम वेट्स, यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स वाज अडॉप्टेड। और इसी तरह यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स को भी अडॉप्ट किया गया जिस तरह से यूनिफॉर्म लॉज अडॉप्ट की गई। एंड दे डिस्करेज द लोकल लैंग्वेज। लोकल लैंग्वेज जो थी, वहाँ की जो लोकल भाषा थी, जो रीजन्स की, फ्रांस का जैसे छोटे छोटे गांव की या छोटे छोटे रीजन्स की अलग अलग भाषाएं थी, उन भाषाओं को, लैंग्वेज को डिस्करेज किया गया और जो फ्रेंच लैंग्वेज थी उसको प्रमोट किया गया। और जिससे कि सारा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क किस में किया जा सके, फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर किया जा सके। Now what was the effect of the French Revolution on other countries? अब दूसरे देशों के ऊपर इस फ्रेंच रेवोल्यूशन का इफेक्ट क्या हुआ? In 1797 नेपोलियन इन्वेडेड इटली। 1797 के अंदर नेपोलियन ने इटली को इन्वेड किया, यानी कि कॉन्कर। Then from here only नेपोलियनिक वॉर was started। और यहीं से क्या नेपोलियनिक वॉर शुरू होती है। French armies conquered many countries like Holland, Belgium, Switzerland, and much part of the Italy in the 1790s. And when they conquered all these countries and they marched into these nations, the army carried the idea of नेशन, आइडिया ऑफ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। जैसे जैसे आर्मी इन देशों के अंदर आगे बढ़ती गई, अपने साथ वो एक नेशन का आइडिया, एक नेशनलिज्म का आइडिया, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल का आइडिया वो अपने साथ लेकर के इन कंट्रीज के अंदर आगे बढ़ी। तो ये जो कंट्रीज जिन्होंने जिनमें अभी तक क्या था कि नेशनलिज्म क्या है, नेशन क्या है, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स क्या है, इन चीज़ों को नहीं समझा था, वो आइडिया अब इन देशों में भी पहुंच चुका था थ्रू द फ्रेंच आर्मीज। नेपोलियन, नाउ हु वाज नेपोलियन? अपन ने पढ़ा था फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर जो रूलर था फ्रांस का, जिसने कि वापस से अपने स्लेव ट्रेड शुरू कर दी थी और अपने फ्रांस को होल्ड कर लिया था, फ्रांस के ऊपर होल्ड कर लिया था, तो नेपोलियन। इन 1804 नेपोलियन बोनापार्ट क्राउन्ड हिमसेल्फ एज एम्परर ऑफ फ्रांस। तो 1804 के अंदर नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया, अपने आप को फ्रांस का एम्परर घोषित कर दिया। क्यों? क्योंकि जो डेमोक्रेसी थी, जो नेशनल असेंबली बनी थी, वो क्या थी, वो उस नेशन को, अपन ने पूरे फ्रेंच रेवोल्यूशन में देखा था, जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स थे उनको पूरा नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन तो बना दिया, बट कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बनाया कि उससे क्या कि देश के सारे सिटीजन्स जो थे वो खुश नहीं थे। तो इसी कारण से क्या हुआ था कि पूरे फ्रांस के अंदर अनस्टेबिलिटी हो गई थी, और उस अनस्टेबिलिटी को देखते हुए जो नेपोलियन बोनापार्ट था उसने क्या किया, पूरे फ्रांस को अपने हाथ में लिया और उसने अपने आप को एज अ एम्परर ऑफ फ्रांस घोषित कर दिया। ना अब एम्परर हो गया। अभी अपन ने पिछले देखी थी फ्रांस के अंदर की, फ्रांस के अंदर मोनार्की हट गई, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल एस्टेब्लिश हो गए, कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, नेशन बन गया, बट ड्यू टू द अनस्टेबिलिटी क्या हुआ, वापस से डिक्टेटर बनना पड़ा। किसको? नेपोलियन बोनापार्ट को, और उसने अपने आप को वहां का एम्परर घोषित कर दिया फ्रांस का। He set out to conquer neighboring countries, disposing dynasties and creating kingdoms where he placed members of his family. अब जब वह एम्परर बना तो उसने अपना काम शुरू किया,
आसपास के देशों को उसने जीतना शुरू किया और उनको अपना एम्पायर बनाना शुरू कर दिया, अपने एम्पायर में लेना शुरू कर दिया। और उसके जो फैमिली मेम्बर्स थे उनको उसने क्या किया, रिस्पॉन्सिबल कर दिया कि जो जो किंगडम्स उसने कॉन्कर किए हैं उनको संभालने के लिए। नेपोलियन सॉ हिज रोल एज अ मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप। अब अगर देखा जाए तो नेपोलियन जो है वो एक तरह से मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप, क्योंकि कई प्रिंसिपल्स जो है, हालांकि वो डिक्टेटर था बट उसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो इस तरह से थे कि एक पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट को उसने एक मॉडर्नाइजेशन के दरवाजे पर ला करके खड़ा कर दिया। ही इंट्रोड्यूस्ड द सिविल कोड ऑफ 1804 और द नेपोलियन कोड, और उसने 1804 के अंदर एक कोड बनाया जिसको बोलते हैं सिविल कोड, और इसको नेपोलियनिक कोड भी बोलते हैं। दिस कोड was exported to the regions under French control in the Dutch Republic, in Switzerland, in Italy and Germany. Napoleon simplified administrative divisions. तो ये जो कोड था ये डच रिपब्लिक में, जर्मनी में, स्विट्जरलैंड के अंदर सब जगह सिविल कोड उसने लागू किया, और थ्रू दिस कोड ही ट्राइड टू सिंप्लीफाई द एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को उसने सिंप्लीफाई करने की यहाँ पर उसने कोशिश की।